हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 5th के सिलेबस को। देखिए सिलेबस में क्या है। सिलेक्ट थीम्स इन द कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी हमें कॉलोनियल रूल में इकोनॉमी को देखना है और सोसाइटी को देखना है। ठीक है, ये दो चीज़, मेन फोकस इकोनॉमी एंड सोसाइटी पर है। तो पहला जो पॉइंट है, कॉलोनियल स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड आइडियोलॉजीज। कॉलोनियल स्टेट जो थे उस समय के जो इंस्टीट्यूशन थे वो, और उनके जो आइडियोलॉजीज थे, उनके जो मत थे, वो सारे चीज़ों को देखना। उसमें अब क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, तो कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो उपनिवेशवादी थे या औपनिवेशिक काल में क्या उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, उनका क्या आर्थिक मंसूबा था, या कहें किस तरह से वो अपने आप को आर्थिक लाभ पहुंचाना चाह रहे थे। कंपनीज कॉमर्स, मर्केंटिलिज्म टू फ्री ट्रेड, कंपनी के वाणिज्य को हम देखेंगे। मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवाद से किस तरह से वो फ्री ट्रेड की ओर बढ़े, उसको देखना है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ, और किस तरह से यहाँ के उद्योगों का पतन हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, और ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कि दादा भाई नौरोजी का दिया हुआ है कि किस तरह से यहाँ के पैसे को विदेश भेजा गया। ये पूरी थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ। सिलेबस में मैं उतना डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, जस्ट आप लोगों को बता दे रही हूँ कि टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, बहुत ही शॉर्ट में। दूसरा जो पॉइंट है वो है लैंड सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चरल चेंज। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से औपनिवेशिक काल में जो भूमि का तरीका था कृषि का, या जो भी लैंड सेटलमेंट था, उसको कैसे चेंज लाया गया। मेजर 3 लैंड सेटलमेंट हम लोग देखते हैं, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। ये इन तीनों को हमें पढ़ना होगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरह से एग्रीकल्चर का वाणिज्यिकरण किया गया, दैट मीन्स जो नकदी फसल होते थे उनका उत्पादन पे ज़्यादा फोर्स दिया जाने लगा। थर्ड पॉइंट है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें देखना है कि यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्री किस तरह से लाई गई और उसका क्या फ़ायदा उन्होंने उठाया, और यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा मिला या क्या नुकसान हुआ। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रेंट्स, और किस तरह से लंबे समय तक इसका नियंत्रण चलता रहा। कंस्ट्रेंट दैट इज नियंत्रण। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पर, फोर्थ नंबर में हमें देखना है सेंसस एंड कास्ट। सेंसस देखेंगे, कास्ट को देखेंगे, कॉलोनियल एथनोलॉजी यानी नृजातीय विज्ञान के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये अपने आप में एक टर्म है, जब हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। संस्कृताइजेशन किस तरह से हुआ, वेस्टर्नाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म, और फिर ब्रह्म समाज एंड प्रार्थना समाज। ये चीज़ें आप लोग स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, 11th-12th में भी ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज ये सब पढ़ा हुआ है, तो ये सब फेमिलियर टॉपिक है। तो ये सोसाइटी वाले पोर्शन में आ गया। ऊपर से 1, 2, 3 जो है वो इकॉनमी वाले पोर्शन में है, 4, 5, 6 जो है वो सोसाइटी वाले पोर्शन में है। उसके बाद 5th नंबर में हम लोग देखते हैं रिफॉर्मेशन एंड रिवाइवलिज्म, द आर्य धर्म एंड रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट। रिफॉर्म देखना है, इसमें जो रिफॉर्म हुआ आर्य धर्म में हम देखेंगे कि किस तरह से आर्य समाज वगैरह जो भी हुआ था वो, फिर विवेकानंद के द्वारा कौन कौन से रिफॉर्म किए गए, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, रामकृष्ण के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद 6th नंबर में आता है कुछ इस्लामिक रिफॉर्म्स भी हुए थे इंडिया में, वो पढ़ेंगे। और इस्लामिक रिफॉर्म्स में जो रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में भी पढ़ना है, और जो ऑर्थोडॉक्स थे उनके बारे में भी पढ़ना है। देखिए यहाँ पर लिखा है रिफॉर्मर्स एंड ऑर्थोडॉक्स, यानी रूढ़िवादी जो लोग थे वो भी, और जो सुधारवादी थे वो भी। ठीक है, इस्लामिक रिफॉर्म इन इंडिया, किस तरह से इस्लामिक रिफॉर्म हुआ। अब नेक्स्ट जो पेपर है आप लोगों का, वो पेपर है कोर 12। हमने कोर 11 देखा, अब है ये कोर 12। कोर 12 में बेसिकली आप लोगों को पढ़ना है कृषकों के द्वारा और जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किए गए थे कॉलोनियल पीरियड में, उसको देखना है। तो टॉपिक का नाम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, पेजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग इन कॉलोनियल इंडिया इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में किस तरह से कृषकों ने और जो जनजाति थे, यहाँ के जो ट्राइब्स थे, उन्होंने विद्रोह और आंदोलन किया, क्यों किया, कैसे किया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना, और पर्टिकुलर कुछ कुछ विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
पहला अर्ली 19th सेंचुरी को हम लोग देख लेंगे। द अर्ली कॉलोनियल रूल एंड रेवेन्यू ऑपरेशंस। अर्ली कॉलोनियल रूल, शुरुआती दौर में कॉलोनियल रूल कैसा था और उनका जो कर प्रणाली व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था जो था, रेवेन्यू ऑपरेशन जो हम ये देख रहे हैं वो कैसा था, रेवेन्यू डिमांड्स, किस तरह से वो लोग रेवेन्यू डिमांड करते थे, और सेटलमेंट। थोड़ा बहुत ये जो कोर 11 का जो शुरुआती लैंड सेटलमेंट वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड का यहाँ पे काम करेगा। रेस्टोरेटिव रेबेलियंस, पेजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, कॉम्बिनेशन अगेंस्ट कॉलोनियल रूल इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। किस तरह से रिबेलियंस हुए हैं, रेस्टोरेटिव रिबेलियंस, मतलब रेस्टोरेटिव दैट मीन्स किसी भी चीज़ को दृढ़ कर देने वाला या मजबूत कर देने वाला रिबेलियन हुआ पीजेंट के द्वारा। लैंडलॉर्ड का क्या इसमें योगदान था, या फिर लैंडलॉर्ड किस स्थिति में थे, और लैंडलॉर्ड कॉम्बिनेशन अगेंस्ट कॉलोनियल रूल इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया ने किस तरह से कंबाइन होकर कॉलोनियल रूल के अपोजिशन में विद्रोह या आंदोलन किए। अब 2 नंबर पर हम लोग आ जाते हैं, तो देखते हैं पेजेंट मूवमेंट इन बंगाल एंड मालाबार। अब हमें पेजेंट मूवमेंट देखना है बंगाल और मालाबार में। पहला पेजेंट मूवमेंट हुआ था बंगाल में, हम देखते हैं नील विद्रोह। यहाँ पर नील विद्रोह नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोगों को नील विद्रोह पढ़ना है, और मालाबार क्षेत्र में जो मोपला विद्रोह हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत रिलीजियस अपील भी था उसमें, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है उसको हम लोग देख ले। थर्ड टॉपिक में ट्राइबल मूवमेंट्स इन प्री 1857 वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में 1857 के पहले कुछ कुछ जो भी आंदोलन हुए हैं, जो भी ट्राइबल मूवमेंट हुए, उनके बारे में पढ़ना है। तो बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, बहुत सारी जनजातियों के द्वारा, जिन जनजातियों के द्वारा हुए थे उन्हीं ट्राइबल्स ग्रुप के नाम पर ही उस आंदोलन का नाम रख दिया गया। जैसे हो जनजाति ने आंदोलन किया तो हो मूवमेंट हमें पढ़ना है, तमार पढ़ना है, कोल एंड भूमिज रिबेलियन पढ़ना है, इनका रिवॉल्ट जो हुआ था वो, खेरवार मूवमेंट ऑफ संथाल, संथाल के जो खेरवारों ने आंदोलन किया था, फिर से संथाल रिवॉल्ट पढ़ना है 1855 का, भील रिवोल्ट, कोलीज, खासीज, कोयाज एंड कोन्स। मतलब ये जितने भी रिवोल्ट आप देख रहे हैं, और ये जो टर्म है ये थोड़ा आप लोगों को अनफेमिलियर लग सकता है, क्योंकि ये सारे पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स के नाम है, जाति के नाम है उनके, और उनके द्वारा किए गए विद्रोह के नाम पर ही विद्रोह का नाम पड़ गया है, और कुछ डेट भी दे दिया गया है। तो सिलेबस को अगर आप लोग अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पर विद्रोह और विद्रोह के साथ उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डायरेक्ट सिलेबस से भी आप लोगों को हेल्प मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे द लेट 19th सेंचुरी। द लेट 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ, इसमें भी बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं, वो देखना है। लेट 19th सेंचुरी में इसमें जो पहला ट्राइबल मूवमेंट्स हमें देखना है वो है नालकट्स ऑफ पंचमहल। पंचमहल में जो नालकट्स के द्वारा आंदोलन हुआ था वो, बोक्ता राइजिंग्स, बोक्ताओं के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो हमें पढ़ना है 4th नंबर पॉइंट में। मिलिनेरियन मूवमेंट ऑफ द मुंडाज, मुंडा आंदोलन पढ़ना, बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन हुआ था, और कछार क्षेत्र में जो कच्छ नागाज थे उनके द्वारा जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह पढ़ना है। यहाँ पर्टिकुलर ये सारे विद्रोह हैं। और 5th नंबर में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट मूवमेंट इन लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में जो भी कृषक आंदोलन हुए उनके बारे में। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स। लैंडलॉर्ड्स यानी जो भूमि के मालिक थे, यानी जमींदार हम कह सकते हैं, और जो टीनेंट्स काश्तकार थे या कृषक थे, उनके बीच में क्या संघर्ष हुआ वो देखना है। रेजिस्टेंस टू टैक्सेशन, टैक्सेशन के लिए किस तरह से मना किया गया, रेजिस्ट किया गया। इमर्जेंस ऑफ सब्सटेंशियल पेजेंट्री, जो संतोषजनक पेजेंट्री था उसका किस तरह से इमर्जेंस हुआ, सब्सटेंशियल दैट इज संतोषजनक। द रोल ऑफ मनी लेंडर्स एंड स्ट्रगल अगेंस्ट देम, मनी लेंडर्स का इसमें क्या रोल रहा और उसके विरुद्ध में क्या, उनके अगेंस्ट में जो स्ट्रगल किया गया उसके बारे में देखना है। 6th नंबर पॉइंट पे हम लोग आते हैं, तो द रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ इंडियन पेजेंट्री, बैरिंगम मूर जूनियर एंड एरिक स्टॉक्स। अब देखिए कुछ विद्वान हैं, उन्होंने जो पेजेंट मूवमेंट हुए थे उनके बारे में उन्होंने अपना अपना मत दिया है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, पर्टिकुलर कुछ विद्वान और हिस्टोरियंस का। तो एरिक स्टॉक है और बैरिंगटन मूर जूनियर है, उनके बारे में देखना है।
और फिर साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिवोल्ट एंड मूवमेंट, जितने भी रिवोल्ट और मूवमेंट हुए थे उसको क्लासीफाई कर दिया गया था कि कितने तरह के थे, जैसे पीजेंट मूवमेंट, अर्ली 19th सेंचुरी का मूवमेंट, लेट 19th सेंचुरी का मूवमेंट। उसमें भी हम लोग कौन कौन से विद्वानों या इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे या उनके विचारों को पढ़ेंगे। कैथलीन गॉफ को पढ़ना है, डॉक्टर AR देसाई को पढ़ना है, DN डांगरे को पढ़ना है और रंजीत गुहा को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सजेस्टेड रीडिंग है और ये सजेस्टेड रीडिंग से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और साथ में इस पेपर के लिए मैं ये बोल दूँ कि ये ऐसा पेपर है कि पर्टिकुलर सारा टॉपिक एक जगह आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा। और कोर 11 तो मॉडर्न इंडिया के किसी भी बुक में सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा कोर 11 का। अब हम लोग आते हैं DSC पेपर। कोई भी 2 DSC पेपर आप लोगों को चूज़ करना है जिस कॉलेज में जो भी पेपर पढ़ाई होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे पहला DSC पेपर हमें यहाँ दिख रहा है, यूरोप इन द आशियारिज्म। आशियारिज्म में यूरोप की स्थिति क्या थी वो हमें देखना है। तो ये पूरा का पूरा उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम देखना है 18th सेंचुरी में। ठीक है, द एम्पायर्स, मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स, द होली रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना है, रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन ब्रिटेन पढ़ना है, द मोनार्कियल ऑर्डर इन स्पेन, प्रशा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, पोलैंड एंड फ्रांस। ये भी थोड़ा आप लोगों को अनफेमिलियर लग सकता है ये सारे टर्म। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, यूरोप के हिस्ट्री को पढ़ना है। चूँकि 3 हैं, एक चाइना और जापान भी है, नेक्स्ट अभी उसको मैं डिस्कस करूँगी। और हमारे कॉलेज में हम लोग वही 2 पेपर को पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग ये पेपर रखते होंगे उनको तो ये भी पढ़ना होगा। चूज़ करने के ऊपर है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। उसी तरह 2 नंबर पॉइंट में हम अगर आ जाएँ तो द ओवरसीज एम्पायर एंड द ट्रेडिंग कंपनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, डच एंड इंग्लिश ओवरसीज सेटलमेंट्स। जो व्यापार हुआ ओवरसीज एम्पायर मतलब समुद्र को पार करके जो साम्राज्य का गठन हुआ, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज थी जिसमें स्पेन के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, डच थे, इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग थे। किस तरह से वो ओवरसीज एम्पायर उन्होंने अपना खड़ा किया। उसके बाद आता है एनलाइटमेंट डेस्पोटिज्म। एनलाइटमेंट डेस्पोटिज्म उसके बाद रशिया अंडर कैथरीन, ऑस्ट्रिया हंगरी अंडर जोसेफ सेकेंड, प्रशा अंडर फ्रेडरिक द ग्रेट। यानी एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म यानी जो डेस्पोटिज्म था किसके बीच में, रशिया में डेस्पोटिज्म चला आपका कैथरीन के समय में, और स्पेन, ऑस्ट्रिया और हंगरी था जोसेफ के अंडर में। ठीक है, डेस्पोटिज्म मीन्स आप समझ रहे होंगे तानाशाह, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निरंकुश शासन, तानाशाही शासन। तो और प्रशा फ्रेडरिक द ग्रेट के अंडर में था। तो वहाँ पर किस तरह से इन शासकों ने अपना तानाशाही चलाया है उसके बारे में हमें पढ़ना है। 4th ऑप्शन जो है सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में हमें देखना है। एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, एरिस्टोक्रेसी, द एरिस्टोक्रेसी पढ़ना है। एरिस्टोक्रेसी मीन्स अभिजात वर्ग जो होते हैं उन्हें कहा गया है। और उसके बाद फिर जो है आपका बुर्जोवाजी, ये मध्यम वर्ग के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो अभिजात वर्ग और मध्यम वर्ग के बारे में पढ़ना है वहाँ की सोसाइटी के। द टाउन्स एंड द सिटीज़, जो भी टाउन्स एंड सिटी फ्लरिश हुए उनके बारे में पढ़ना है। द आर्टिसंस एंड पीजेंट्स, वहाँ के जो आर्टिसंस थे और जो पीजेंट्स थे कृषक और वहाँ के कलाकार जो थे उनके बारे में पढ़ना है। फ्री पेजेंट्स एंड सर्फ, जो फ्री पेजेंट्स मतलब जो गुलाम नहीं थे, एक तो दास नहीं थे, वो फ्री पेजेंट्स थे, कृषक थे। और सर्फ मीन्स कृषक दास। कृषक दास जो थे उनकी क्या स्थिति थी सोसाइटी में, तो वो हमें पढ़ना है। तो ये 4 पॉइंट है यहाँ पर। और 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं यूरोपियन एनलाइटमेंट। यूरोप में जो एनलाइटमेंट हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यूरोपियन एनलाइटमेंट में साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड 17th सेंचुरी ओरिजिन, क्या क्या साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, वैज्ञानिक जो परिवर्तन चेंजेस आए वो हमें देखना है। इंग्लैंड एंड हॉलैंड में पर्टिकुलर द नेचर ऑफ गॉड कंट्रोवर्सी, गॉड का जो नेचर है उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हमें पढ़ना है। द फ्रेंच एनलाइटमेंट, फ्रांस में जो एनलाइटमेंट हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे हम। द एनलाइटमेंट पब्लिक स्फेयर, द एनलाइटमेंट क्रिटिक ऑफ ओल्ड रेजिम, ओल्ड रेजिम का जो एनलाइटमेंट था उसका क्रिटिक देखना है हमें। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, किस तरह से प्रोग्रेस हुआ उसके बारे में जानना है। तो ये ओवरऑल आपका DSC पेपर था। जो चूज़ करेंगे वो इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ठीक से। कुछ सजेस्टेड रीडिंग भी यहाँ दिए हुए।
अब देखिए आता है मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जापान। ये कॉलेज में ये पेपर को पढ़ाया जाता है हम लोगों के कॉलेज में। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर चूज़ करें। तो प्री मेजी जापान पढ़ना है, यानी मेजी पुनर्स्थापना के पहले जापान की जो स्थिति थी वो हमें पढ़ना है। जो तोकुगवा शोगुन वंश थे, वहाँ के जो सामंत थे, उनके बारे में पढ़ना है। द फ्यूडल सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट, जो वो सामंत समाज था और उसका जो शासन था वो हम देखेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन, encounter with the west, the Perry mission, the opening of the Japan to the west, the crisis of the fall of the shogun। तो ये सारा जो भी टॉपिक है प्री मेजी जापान, ये भी आपको थोड़ा सा अनफेमिलियर लग सकता है। आपको मेजी समझना होगा, तभी समझ में आएगा कि मेजी की पुनर्स्थापना के पहले किस तरह से जापान की स्थिति थी। तो ये जब क्लास लेंगे या फिर पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जब डिस्कस करेंगे हम लोग, तब उसमें समझाएंगे, क्योंकि अभी सिलेबस में समझाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा। उस तरह से उसके बाद पढ़ना हमें मेजी रेस्टोरेशन, जो सामंतों के शासन को हटाकर किस तरह सम्राट के शासन की पुनर्स्थापना की गई, वो हमें पढ़ना है। उसका कॉजेस क्या था, किस तरह से मेजी रेस्टोरेशन हुआ, नेचर क्या था, प्रोसेस था मॉडर्नाइजेशन का, किस तरह से फिर जापान में मॉडर्नाइजेशन आया, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स हुए, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। फिर है पॉपुलर एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, और भी मूवमेंट्स हुए, जाहिर सी बात है जहाँ पर उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है, वहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं। तो सत्सुमा रेबिलियन एंड पॉपुलर राइट्स मूवमेंट, ये 2 मूवमेंट हुए थे। ये भी हम लोग जब टॉपिक को पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। नेक्स्ट है इमर्जेंस ऑफ जापान एज एन इम्पीरियल पावर, एक साम्राज्यवादी देश के रूप में जापान का उभरना। चूँकि पहले जापान क्या था, वहाँ पे सामंतों का शासन था, कमज़ोर शासन था, विदेशी लोग यहाँ पर अपनी कॉलोनी बना रहे थे, एशियाई देश थे ये, तो लेकिन ये भी साम्राज्यवाद के चरण पर चला और उस तरफ इसने अपने कदम बढ़ाए। तो उस समय क्या हुआ, साइनो जापानीज़ वॉर हुआ, तो दैट इज़ चीन के साथ इसका वॉर हुआ। चूँकि चीन एक विशाल देश था, उसके सामने जापान एकदम छोटा सा है। अगर आप लोग मैप देखें तो चीन काफ़ी बड़ा देश है और जापान उसके सामने बहुत ही छोटा देश है, लेकिन फिर भी इसमें उसकी जीत होती है। जब हम लोग ये वॉर को पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। एंग्लो जापानीज़ अलायंस, और जापानियों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों के साथ जो संधि कर ली थी, अलायंस कर लिया था, उसके बारे में जानना होगा। द रूसो जापानीज़ वॉर, रूस के साथ भी युद्ध हुआ। चूँकि चाइना को तो उसने हराया, वो खुद एक एशियन कंट्री थी, लेकिन उसने एक यूरोपियन कंट्री और रूस को हरा दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप था। और इसमें एंग्लो जापानीज़ अलायंस जो है, इसका एक बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद हम लोग आते हैं जापान थ्रू द 2 वर्ल्ड वॉर्स, 2 वर्ल्ड वॉर्स में जापान का क्या योगदान रहा, योगदान दैट इज़ उसने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, कौन कौन सी घटनाएं हुई, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर नागासाकी हिरोशिमा की घटना तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और अंतिम परिणति हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाकर, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बिंग किया गया, और वो घटना बहुत ही कहेंगे अमानवीय घटना थी, या जो भी है। इसके जापान के बढ़ते साम्राज्यवादी कदम को रोकने के लिए ये कदम अमेरिका द्वारा उठाया गया था। तो थ्रू आउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या चीज़ें रही, ये हमें देखना है। तो ये पेपर है जापान के बारे में हम लोग देख लिए, कुछ सजेस्टेड रीडिंग भी है यहाँ पर। अब आइए हम लोग देखेंगे चाइना के बारे में, मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना, किस तरह से चाइना का मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसमें भी वैसे ही पहले हम लोग प्री कॉलोनियल चाइना देखेंगे, यानी वहाँ पर अंग्रेज़ों के आने से पहले या फिर यूरोपियों के आने से पहले, जब चाइना में सिर्फ चाइना के लोगों का ही हस्तक्षेप था, बाहर का कोई हस्तक्षेप नहीं था। जैसे अगर हम इंडिया से ही कोरिलेट करके देखें तो कैसे पहले इंडिया में अपनी प्राचीन एक शासन सत्ता थी, फिर धीरे धीरे आक्रमण हुए, फिर यूरोपीय आए, उसी तरह से प्री कॉलोनियल चाइना हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय ट्रेडिशनल चाइनीज़ सोसाइटी के बारे में हमें देखना होगा, ताओज़िज्म के बारे में देखना है, कन्फ्यूशियस को भी पढ़ना है, और पेजेंट्री देखना है। तो ये सारी वहाँ की जो कॉलोनी या फिर बाहरी देशों से मेल मिलाप से पहले की जो सिचुएशंस थे, उनको हम पढ़ेंगे। ये भी टर्म शायद आपको ये पेपर थोड़ा अनफेमिलियर लगेगा,
क्योंकि हम लोग 12th तक इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन कॉन्टैक्ट एंड एंग्लो चाइनीज़ रिलेशन। किस तरह से अब जो चाइना है वो आ गया फॉरेन कॉन्टैक्ट में, और एंग्लो चाइनीज़ रिलेशन कैसे बना वो हमें पढ़ना है। तो ट्रिब्यूट सिस्टम देखेंगे। द कैंटन ट्रेड, कैंटन एक बहुत फेमस बंदरगाह था, यहीं से व्यापार होता था। तो शुरुआत तो इसी तरह से होती है, व्यापार होता है, उसके बाद ये उपनिवेश बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसा भारत के साथ भी हुआ था। और किस तरह से फिर कोलैप्स किया गया, जब उनका हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया तो फिर मनाही कर दी गई। तो उसके बाद युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम अफीम वॉर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो चाइनीज़ वॉर, उसे हम अफीम युद्ध के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब टॉपिक को पढ़ेंगे तब। अब है रिबेलियन एंड रेस्टोरेशन। रिबेलियन हुआ और रेस्टोरेशन भी हुआ। टाइपिंग रिबेलियन को पढ़ना है, बैकग्राउंड एंड कॉजेज। टाइपिंग रिबेलियन के बारे में ओवरऑल पूरा हम लोग देखेंगे, उसका फेलियर फिर देखेंगे। फिर टोंगसी रेस्टोरेशन एंड सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट जो था वो भी पढ़ना है। कॉजेज, फीचर एंड इम्पैक्ट, यानी रिबेलियन कुछ है यहाँ पे, विद्रोह कुछ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 4th नंबर पे हम लोग आ जाएं तो मूवमेंट्स, रिफॉर्म्स एंड रेस्टोरेशन इन चाइना। फिर से बहुत सारे मूवमेंट और भी हुए, कुछ रिफॉर्म भी हुए, फिर रेस्टोरेशन भी हुआ। तो रेस्टोरेशन मीन्स रीमेकिंग, रीबिल्डिंग, जैसे हम लोग हिंदी में उसको कहते हैं फिर से किसी चीज़ को रिबिल्ड करना, मरम्मत करना, तैयारी करना। तो द रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 1898 का जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, सुधारवादी आंदोलन हुआ था, उसे हमें देखना है। बॉक्सर रिबेलियन इंपॉर्टेंट है, इसे हम पढ़ेंगे। उसके सब कुछ कॉजेज, नेचर एंड फेलियर, किस तरह से वो उत्पन्न हुआ, फिर वो किस तरह से विस्तृत हुआ, और फिर किस तरह से वो फेल कर गया। चाइनीज़ रिवोल्यूशन ऑफ 1911, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ रिवोल्यूशन ऑफ 1911 को हम लोगों को देखना है। सन्यात सेन का क्या योगदान, हम लोग डॉक्टर सन्यात सेन के बारे में भी पढ़ेंगे। डॉक्टर सन्यात सेन ने क्या क्या किया। युआन शिकाई के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या योगदान रहा। और साथ में ही वर्डलोडरिज्म को भी पढ़ना है, ये भी सेना से संबंधित चीज़ है। मिलिट्री अलाइंस वगैरह हुआ था, वो देखना है। May 4th मूवमेंट, मई में जो 4 मई का जो मूवमेंट है उसके बारे में भी पढ़ना है। द राइज ऑफ कुमिनतांग पार्टी, कुमिनतांग पार्टी एक पार्टी थी, आंदोलन पार्टी, उनका किस तरह से उदय हुआ, उनका क्या क्या कार्य रहा। द फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट पढ़ेंगे। चियांग काई शेक का क्या योगदान रहा, चियांग काई शेक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिनेंशियल इम्पीरियलिज्म इन चाइना, किस तरह से फिनेंशियल इम्पीरियलिज्म हुआ चाइना में। अब देखिए हम लोग 5 नंबर पे आ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट रिपब्लिक इन चाइना, किस तरह से कम्युनिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई चाइना में। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ, साम्यवादी पार्टी जिसे हम कहते हैं, उसका गठन हुआ। माओ त्से तुंग का क्या योगदान रहा, जिसने रेड आर्मी बनाई और उसने क्या क्या काम किया, वो देखेंगे। द सेकेंड यूनाइटेड फ्रंट को पढ़ना है। लॉन्ग मार्च एंड द यान एक्सपेरिमेंट, द चाइनीज़ रिवोल्यूशन 1949 में जो हुआ उसको भी पढ़ेंगे। उसकी आइडियोलॉजी क्या थे, कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कैसी हुई, उसकी नींव कैसी पड़ी, कैसे पड़ा, और उसके साथ उसको डिटेल में हम लोगों को देखना है। तो ये ओवरऑल सिलेबस हो गया। इसका भी कुछ सजेस्टेड रीडिंग है, तो आप लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। और अदरवाइज टॉपिक के अकॉर्डिंग, टॉपिक जिस तरह से है टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए, और मैं कोशिश करूँगी टॉपिक वाइज आप लोगों को समझाने की। तो अभी के लिए इतना ही।